नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन को सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में उपयोग करने वाले देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। कट्टरपंथ, अलगाववाद और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग का आह्वान। भारत का वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की। केरल के कई हिस्सों में जारी तेज बारिश से फसलों और संपत्तियों को नुकसान। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत तथा कुवैत के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों में जगह देते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में हिचकना नहीं चाहिए। संगठन के शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में दोहरे मापदंड नहीं रखे जाने चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भारत की अपेक्षाएं और चिंता शंघाई सहयोग संगठन के अधिकांश देशों के समान ही है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या कट्टरपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं होने देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने संगठन में सहयोग के 5 नए स्तंभ स्थापित किए हैं। ये हैं स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन तथा साझा बौद्धिक विरासत। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि संगठन के भीतर सहयोग केवल सरकारों तक ही सीमित न रहे। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए प्रयास किए गए हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत संगठन में सुधारों और आधुनिकीकरण के प्रस्तावों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान एससीओ परिवार का नया सदस्य बनने वाला है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के नेताओं ने आज नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अलगाववाद, उग्रवाद तथा आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथ से निपटने में सहयोग और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े 2 विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को भी अपनाया गया। श्री क्वात्रा ने बताया कि सभी नेताओं ने संगठन में ईरान के पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को बधाई दी। नेताओं ने संगठन में बेलारूस के सदस्य देश के रूप में शामिल होने के लिए अनुग्रह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के निर्णय का भी स्वागत किया। श्री क्वात्रा ने बताया कि ये प्रक्रिया वर्ष 2024 के एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी।
श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। Prime Minister underlined the India's contribution to SCO, especially in the last 6 years as member state, highlighted the new spheres of cooperation introduced and nurtured by India in the SCO, especially in the field of startup and innovation, traditional medicine, youth empowerment, digital inclusion, and shared Buddhist heritage of SCO member states need to work together to eliminate the menace of terrorism in the region and globally. Fight against terrorism as the basic mandate of SCO still remains the central goal of SCO. SCO सदस्य देश वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। सदस्य देशों ने वर्ष 2022-2023 में SCO की भारत की अध्यक्षता के परिणामों की सराहना की। संगठन की अगली अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की विशेष अर्थव्यवस्था और बाजार क्षमता ने स्टार्टअप्स को फलने फूलने और वैश्विक स्टार्टअप व्यवस्था से मुकाबला करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। श्री गोयल ने हरियाणा के गुरुग्राम में आज स्टार्टअप 20 शिखर बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप व्यवस्था के लिए नया स्थल है। इसके बावजूद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 10 वर्ष में स्वास्थ्य, वित्त और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख स्टार्टअप्स ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं। We are already the third largest startup ecosystem in the world, but our aspirations much deeper and bigger. Nearly 100,000 startups registered in India have done over the last 7 years, or the 100+ unicorns who have contributed immensely to creating new jobs and helping the country grow with new ideas. श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। G20 अनुसंधान और नवाचार पहल शिखर सम्मेलन आज मुंबई में शुरू हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ एस चंद्रशेखर ने सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने G20 विज्ञान सहभागिता मंत्री स्तरीय प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में सभी G20 सदस्य देशों की सहयोगपूर्ण भागीदारी की प्रशंसा की। बैठक में आज RRIG शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज के मसौदे पर चर्चा हुई। इस वर्ष भारत की G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भारत के 5 शहरों में कुल 5 RRIG बैठकें आयोजित की गयी। मुंबई में चल रही बैठक इन बैठकों की श्रृंखला में अंतिम बैठक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित कई घोषणाओं के कार्यान्वयन के बारे में समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने विभिन्न घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए प्रगति के निरंतर मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित किया। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से एकता और राष्ट्रीयता की भावना को और बल मिलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44, and that is the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. End quote. Now I can tell you, after 30 years, I am sure that situation must have come. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of uniform civil code will be corrosive of our values.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सिद्धांतों पर चलने और उनकी भावनाओं को आत्मसात करने को कहा है। राष्ट्रपति ने आज हैदराबाद में स्वाधीनता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रति सीताराम राजू के बलिदान के लिए देशवासी हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का लोकार्पण किया। उन्होंने सीताराम राजू के जीवन पर एक एनिमेशन फिल्म का भी अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि श्री सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। महाराष्ट्र में धुले जिले में मुंबई आगरा राजमार्ग पर पलासनेर गांव में एक कंटेनर ट्रक के 4 वाहनों से टकराने और फिर एक होटल में घुसने से कम 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हादसे में कंटेनर के चालक की भी मृत्यु हो गई। घायलों को शिरपुर और धुले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के बाद चालक के नियंत्रण खो देने से हुआ। घटना की जांच जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केरल में आज कई स्थानों पर तेज वर्षा के कारण कई मकानों, फसलों और संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कल रात से हो रही वर्षा के कारण कई पेड़ गिर गए हैं, मकान ढह गए हैं और निचले इलाकों में जल भराव हुआ है। पलक्कड़ में आज वर्षा से जुड़ी घटना में एक महिला की मौत हो गई। केरल सरकार ने स्थिति की निगरानी के लिए सभी जिलों और तालुक मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कन्नूर और त्रिशूर जिला प्रशासन ने सावधानी के तौर पर सभी शैक्षिक संस्थानों में कल अवकाश की घोषणा की है। कासरगोड जिले में भी व्यावसायिक महाविद्यालयों को छोड़कर सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने तिरुवनंतपुरम में आज उच्चस्तरीय बैठक में वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री राजन ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों के कुछ हिस्सों में आज दोपहर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला कुवैत से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर हैं। भारत की तरफ से छांगटे ने 38वें मिनट में गोल किया। सेमीफाइनल में भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से और कुवैत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन को सीमा पार आतंकवाद को अपने नीति के रूप में उपयोग करने वाले देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। कट्टरपंथ, अलगाववाद और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग का आह्वान। भारत का वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की।
केरल के कई हिस्सों में जारी तेज बारिश से फसलों और संपत्तियों को नुकसान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।